नमस्कार, आदाब। पब्लिक कैफे के इस प्रोग्राम में खुशामदीद, आपका स्वागत है। ये हमारी पहली पादान है और आज के इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है उर्दू है मेरा नाम। और इससे पहले कि हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए क्या बताना चाहते हैं और किस पे बातचीत करना चाहते हैं, मैं इकबाल अशर साहब की एक नज्म आपको पेश करूंगा। पहले उससे मौजू जो है काफी कुछ सुलझ जाएगा और आपके सामने रहेगा। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूं, गालिब की पहेली सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, और है मीर की अजमत कि मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। और आप गौर करेंगे, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, तासुब यानी प्रेजुडिस, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, देखा है कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, और अपने ही वतन में हूं मैं आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। देखिए, जैसा अपना देश हिंदुस्तान जैसे बना और इसकी जो तख्लीक हुई, इसके साथ ही एक जबान भी वजूद में आई, उर्दू। और मेरे ख्याल से ये जबान कोई एलिटिस्ट जबान नहीं थी। ये अरबिक, पर्शियन, टर्किश इन्फ्लुएंस से और हिंदुस्तान की तमाम बोलचाल की भाषा के मिश्रण से एक बोलचाल की ही भाषा पैदा हुई। और ये इस हिंदुस्तान की जो तख्लीक हुई उसका नतीजा भी है और उसकी गवाह भी है। फिराक साहब का के दो मिसरे आपको सुनाना चाहूंगा कि जेर बम से साज खिलकत से जहां बनता गया, ये जमी बनती गई, ये आसमां बनता गया, और अकमार सरजमीन हिंद पे अक़वाम आलम के फिराख काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो ये हिंदुस्तान की बेटी है, लेकिन खास करके आजादी के बाद एक बेटी को जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका है। अब इसके क्या कारण है, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन मेरी समझ से आम आदमी तक इस जबान को पहुंचाना हम सब का काम है, क्योंकि ये बहुत ही रिच लैंग्वेज है। इसमें पोइट्री, प्रोज सब कुछ बहुत रिच है और हिंदी की एक बहन है, आप समझिए। तो इस मकसद से ये प्रोग्राम आज हम लोग ने रखा है और आगाज करेंगे। आज 3 जाने माने लोगों, शख्सियत को हम लोगों ने इस पैनल में आज बुलाया है। मैं आपका तारुफ उनसे करा दूं। जनाब असद मुस्तफा रिजवी, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पे काम कर रहे हैं आरडीएसओ में, लेकिन उससे अव्वल ये उर्दू के बड़े स्कॉलर हैं। प्रताप श्रीवास्तव साहब हैं, वो भी रेलवे के ही बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं और ये खुद एक बड़े शायर हैं। और सैयद कबीर अहमद साहब, वो भी इत्तेफाकन रेलवे से ही सीनियर पद से रिटायर हुए हैं और इन्होंने गालिब के ऊपर काम किया है और ये भी एक शायर हैं, कवि हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा रिजवी साहब से।
आप हमारे सामीन को शायद बताना चाहें शुरू में कि ये जबान उर्दू कब और कहां पैदा हुई, और इसके बारे में आप और जो भी बोलना चाहें जनाब रिजवी रिजवी। आप सभी को मैं आदाब अर्ज करता हूं। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कहा, उर्दू इसी मुल्क की जुबान है। एक शेर से आगाज करता हूं जवाब देने के लिए कि सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। क्या ये बात। एक ऐसी हकीकत है जिससे ये पूरा हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सगीर वाकिफ है कि उर्दू और हिंदी बहुत अरसे तक तो दोनों के नाम भी एक ही रहे। हिंदी कहा गया, हिंदवी कहा गया, हिंदुस्तानी कहा गया। तो ये दो जुदा जुबानें नहीं है। अब आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि ये उर्दू कहाँ पैदा हुई और कब पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई के बारे में तो कोई शुबा नहीं है। इसका जवाब बहुत वाज़ेह है कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुई, और हिंदुस्तान में भी ज़्यादा इसकी जो परवरिश परवरिश से पहले पैदाइश जो हुई वो दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती थी, वहाँ इसकी पैदाइश हुई। और इसको दकिन ने बड़े हाथों हाथ लिया और परवरिश इसकी, ये कहा जाता है कि कुली कुतुब शाह जो गोलकोंडा के वो थे बादशाह, या जो भी कहे वहाँ के हुक्मरान, वो बजाते खुद एक शायर थे। उन्होंने इसको इसकी परवरिश की, इसको सजाया संवारा, इसको अदबी जुबान बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद एक और नाम है वली दकनी का। तो ये तो वो बातें हैं जो उमूमन कही जाती हैं कि ये नॉर्थ में, यूपी में पैदा हुई और दिल्ली में पैदा हुई और इसकी परवरिश दक्कन में हुई। अब रहा सवाल ये कि कब पैदा हुई। जुबान का पैदा होना कोई ऐसा वाकया नहीं है कि जो, बल्कि ये बहुत लंबे दौर तक इसकी इर्तका, इसका डेवलपमेंट होता है। तो कहा तो ये जाता है कि 7th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक डिफरेंट स्टेजेस में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती रही इस उर्दू ज़ुबान, जिसको कि उस ज़माने में अलग अलग नामों से जाना जाता था, हिंदी या हिंदवी या लश्करी ज़ुबान। और जाहिर है कि इस पे असरात उस दौर के जो हुक्मरान थे हिंदुस्तान के, वो अपने साथ जो ज़ुबान टर्किश या अफ़गानी या पर्शियन लेके आए, उसके असरात इस पर पड़े। ये एक सच्चाई है और समझ में आने वाली बात है कि उस ज़माने में दरबार की लैंग्वेज, कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन हुआ करती थी, जबकि अवाम की ज़ुबान उससे काफ़ी मुख्तलिफ, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं अपने अपने इलाकों में, वो होती थी। तो मामला यही था कि ज़ुबानें यार मन तुर्की और मन तुर्की नवी दानम, कि माई फ्रेंड स्पीक्स टर्किश एंड आई डोंट नो टर्किश। तो इसलिए ये भी एक ज़रूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन की कि एक दरमियान का रास्ता निकाला जाए। तो वो रास्ता यही निकला कि स्क्रिप्ट पर्शियन ली गई और ग्रामर यहाँ की खड़ी बोली और हिंदी की, जिसको अवधी भी कहते हैं, हम ब्रजभाषा भी कहते हैं कुछ इलाकों में, वो ली गई। और इस तरह से ये एक मुरक्कब उर्दू जुबान तैयार हुई। जहाँ तक अवाम का सवाल है और समाज का सवाल है, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा ताउन उस जमाने के शुअरा और ख़ास तौर पर सूफी शुअरा का रहा। इसमें एक बड़ा नाम हज़रत अमीर खुसरो का है, जिनकी पैदाइश 1253 में और जिनकी वफ़ात 1325 में हुई। तो कहा यह जाता है कि जो एक उर्दू की पहली गज़ल है, वो हज़रत अमीर खुसरो के नाम से ही मंसूब है। जो उनका कलाम है कि ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बतियाँ। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदारम ऐजा,
न लेहू काहे लगाए छतियां। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी गजलें और बहुत कलाम उनका इस तरह से है कि जिसमें फारसी और हिंदी को वो नजदीक लाए, और खालिसतन हिंदी का बहुत सा कलाम है उनका। तो ये इस तरह से उर्दू की जो परवरिश है वो फकत दरबारों में नहीं बल्कि समाज में इन शुआरा और इन सूफी संतों और इन अदीबों ने की। और 1780 में एक शायर थे गुलाम हमदानी मसहफी, उन्होंने इसको वो नाम दिया जो आज जिस नाम से जानी जाती है, उर्दू। उसको इस अंदाज से एक अदबी जुबान उर्दू के नाम से उस वक्त से जाने जाने लगा। और ब्रिटिशर्स के दौर में भी, कॉलोनियल पीरियड में भी इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। उसके जो भी अपने मकासद थे उनके, एक तो पर्शियन का असर को कम करना, ये भी एक मकसद था। तो सन 1837 में इंग्लिश के साथ साथ उर्दू को भी हिंदुस्तान की ऑफिशियल जुबान का दर्जा दिया गया। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल पर इतनी गुफ्तगू काफ़ी है, इतना जी जवाब जी काफ़ी जी, शुक्रिया। तो आपने दो बड़ी बातें कही। एक तो मैं भी ये अक्सर सोचता रहता था कि दुनिया में ऐसी कोई मसाल शायद ही मिले जहां दो अलग अलग जबान अगर माने कि हिंदी और उर्दू के जो स्पीकर्स हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों ये ऑक्सीमोरॉन है, जो उर्दू स्पीकर है वो हिंदी स्पीकर भी है एंड वाइस वर्सा। लेकिन शायद ही ऐसी कोई मिसाल होगी जहां एक जबान बोलने वाला दूसरी जबान बोलने वाले से बिना कोई सीखे सिखाए सीधे बात कर सकता हो। यानी कि उर्दू स्पीकिंग कोई है और हिंदी स्पीकिंग, वो एक दूसरे से बड़े अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। यानी ग्रामर एकदम एक है, लफ्ज हिंदी में संस्कृत से बहुत से लिए गए, और उर्दू में अरबिक, पर्शियन, टर्किश। अब आप देखिए इंग्लिश में कितने ही वर्ड्स उन्होंने सारी लैंग्वेजेस से लिए हैं, लेकिन उससे इंग्लिश स्ट्रेंथन हुई है, कमजोर नहीं हुई है। और दूसरी बात आपने कही, इसके जो तमाम नाम रहे, हिंदवी, लश्करी, हिंदुस्तानी और रेख्ता, तो प्रताप श्रीवास्तव साहब से थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि ये रेख्ता नाम कैसे पैदा हुआ, और इस सब्जेक्ट पे अगर आप कुछ और बोलना चाहें। रेख्ता का मतलब तो ये फारसी से आया है, उसमें मतलब होता है मिक्स्ड, मेल जोल से जो बनी भाषा बनी हो उसको रेख्ता उसका नाम पड़ा। एक्चुअली पहले इसको हिंदी भी कहा गया, जैसे अभी रिजवी साहब ने बताया कि हिंदी कहा गया, पर रेख्ता से जरा और स्पेसिफिक हो गया कि पर्शियन और अरबिक इन्फ्लुएंस के साथ मिल करके जो बनी जबान वो मिक्स्ड हुई, तो इसलिए कुछ लोग इसको रेख्ता भी कहने लगे। असल में यही जो आप लोग ने भी बात कही कि ये असल में है एक ही जबान, ये इसका जरा स्पेक्ट्रम बहुत चौड़ा है। एक तरफ तो वो लोग हैं आज के भी जमाने में, एक तरफ वो लोग हैं जो बड़ी खालिश उर्दू बोलते हैं, बहुत फारसी और उससे लफ्जों से मिली हुई उर्दू बोलते हैं, उसे आम लोग नहीं समझ पाते उनकी बात। और यही चीज हिंदी में भी है कि जो कुछ लोग ऐसी संस्कृताइज्ड हिंदी बोलते हैं जिसको कि अगेन आम लोग को समझने में दिक्कत होती है। और ये जो दो एक्सट्रीम लोग हैं, ये लोग आपस में तो एक दूसरे की बात उन लोग को समझना ही मुश्किल है। पर ग्रामर एक है, जुबान एक्चुअली एक ही है। एक जगह इन्फ्लुएंस पर्शियन का ज्यादा रहा, जो लोग आए, जैसा आप लोग ने बताया कि वो 13वीं शताब्दी में जब आना शुरू हुआ ये सल्तनत पीरियड में और फिर मुगल पीरियड में, तो लोगों की उनकी जबान वही थी, तो उससे वर्ड्स आए। अब आज के दिन में हम चाहें कि हिंदी में से हम पर्शियन और उसके लफ्ज निकाल दें तो वो भी नामुमकिन सा है। जैसा कि कहते हैं कि मेज, कुर्सी, ये सब, दरवाजा, खिड़की, ये सब पर्शियन या फिर जो अरबिक के वर्ड्स हैं, तो वो सब हम लोग एक
मिक्स्ड लैंग्वेजेस तो सभी हैं, ये भी है और अंग्रेजी भी, जैसे आप कह रहे थे कि वो अंग्रेजी ने इतने सब उससे लिया, तो लैंग्वेज बनती ही इसी तरह से है। और फिर ये फर्क हो गया जो स्क्रिप्ट दोनों की अलग अलग हुई, क्योंकि जो लोग अरबिक इन्फ्लुएंस से और पर्शियन इन्फ्लुएंस से आए थे, उन लोग को वही पर्शियन स्क्रिप्ट में ही आसानी हुई, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट अडॉप्ट कर ली। और जो इधर पूरब साइड थोड़ा सा के थे, उनको देवनागरी से ज्यादा फेमिलियरिटी थी, तो वो हिंदी वहाँ बढ़ी। तो ये स्क्रिप्ट की वजह से हुई, पर स्क्रिप्ट एक्चुअली जबान नहीं है। जबान तो ऐसे देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के टाइम तक आधे लोग हम लोग के वो अनपढ़ थे, वो लोग लिख पढ़ सकते नहीं थे, पर जबान तो थी, बोलते तो थे, आपस में बात तो करते थे। तो ये स्क्रिप्ट एक मीडियम है, उसको सेव करने का, ट्रांसमिट करने का, इसको दूसरे जगह देने का, पर जबान तो बेसिकली तो बोली है, जो बोला जाए वही जबान है। जी, तो जी, तो वही रेखता एक मिक्स्ड उसको ही कहते हैं, तो इसलिए ये नाम पड़ गया। आपने एक बात कही कि क्लिष्ट हिंदी की, तो मुझे वाकया याद आया। एक बार एक ऑफिस में किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से बड़ी चिट्ठी बिगड़ सी आई थी हिंदी में, जो समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने किसी को बुलाया कि भाई मैं पढ़ता हूँ, जो समझ में आए बताओ। तो जब मैंने पढ़ा तो उसने कहा था इतनी अंग्रेजी मुझे नहीं आती। तो कबीर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा कि ये हिंदुस्तान में फिर जब यहाँ की बेटी है ये, और ऐसा भी नहीं कि जैसी बात हुई कि कोई बड़ी एलिटिस्ट लैंग्वेज ही थी। स्क्रिप्ट के बारे में प्रताप श्रीवास्तव ने बताया कि उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो आखिर हमारे देश में इसके उरूज और जवाल के जमाने और वजहें क्या आवाज है? आपकी आ नहीं रही है। अच्छा, मैं फिर से अब सुन सकते हैं आप? एक बार फिर रिपीट कर दें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि तो हिंदुस्तान में आखिर जब ये स्क्रिप्ट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी और ये कोई इतनी एलिटिस्ट लैंग्वेज नहीं थी, कोर्ट की लैंग्वेज जरूर थी, तो भारत में उर्दू के उरूज और जवाल के जमाने और वजहें आपके हिसाब से क्या बनते हैं? देखिए, उर्दू के उरूज और जवाल के बारे में बात करने से पहले ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि उर्दू का डेवलपमेंट, उर्दू के दो वर्जन माने जाते हैं। एक जो दक्कनी उर्दू कहलाती है, जो दक्कन में पली बढ़ी, और एक वो उर्दू जो लखनऊ और दिल्ली के इलाकों में पली बढ़ी। तो दक्कनी के बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन जो नॉर्थ की उर्दू है, जिसकी की तहरीर, पहली जो तहरीर मानी जाती है, वो जैसा कि रिजवी साहब ने बताया, अमीर खुसरो की लिखी हुई। और उसके बाद हालांकि अवाम में बहुत पॉपुलर हो गई उर्दू, लेकिन लिटरेचर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट उर्दू का नहीं हुआ नॉर्थ में। जो भी लिटरेरी काम था वो पर्शियन में हुआ करता था। पढ़े लिखे लोग आपस में खत किताबत भी फारसी में करते थे, और लिटरेचर भी जो कुछ डेवलप होता था उसमें होता था। फिर सन 1700 में वली दक्कनी दिल्ली तशरीफ लाए, और उनकी जो शायरी थी उससे दिल्ली में एक धूम मच गई उर्दू की। तब तक शायरी भी फारसी में थी। जैसे कि एक दरवाजा खुल गया उर्दू के लिए। उनकी शायरी इतनी पॉपुलर हुई कि सन 1700 के बाद आप देखेंगे कि 1720 में बहुत बड़े बड़े नाम शायरों के, उर्दू शायरों के
दिल्ली में पैदा हो गए और उर्दू शायरी जो है वो एकदम से उसको एक मतलब जैसे कि कैटलिस्ट की तरह वली दक्कनी का ये काम था कि उन्होंने उर्दू शायरी को दिल्ली में परवान चढ़ाया। बहरहाल ये उर्दू की शायरी सन 1720 से फिर परवान चढ़ती रही और बड़े बड़े शायर पैदा हुए, लेकिन कोर्ट की लैंग्वेज बहरहाल फारसी ही रही और उसके बहुत दिन बाद तक फारसी ही रही कोर्ट की लैंग्वेज। और अल्टीमेटली 1837 में जब कोर्ट लैंग्वेज का दर्जा उर्दू को मिल गया, तब एक दूसरा बूस्ट मिला उर्दू को, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज हो गई, सरकारी कामकाज में उर्दू का इस्तेमाल होने लगा और इसकी वजह से उर्दू सीखने का एक बहुत बड़ा रीजन मिल गया आवाम को, क्योंकि जब सरकारी कामकाज होता है, तिजारत के कामकाज हैं, ये सारी चीजें उर्दू में होने लगी, तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा बूस्ट मिला उर्दू को। तो ये दो बड़ी वजहें थी उर्दू के उरूज के लिए। और ये उर्दू का उरूज चलता तकरीब आज़ादी के वक्त तक। आज़ादी के फौरन बाद चूंकि वो सरकारी ज़बान होने का जो एक दर्जा था वो उस कदर नहीं रह गया, लिहाजा जाहिर है कि जब सरकारी पैट्रनेज नहीं मिलता है तो ज़बानें कमज़ोर हो जाती हैं और उर्दू को वही लोग सपोर्ट करने लगे या अभी तक कर रहे हैं जो वाकई उर्दू से एक मोहब्बत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजहें थी उरूज की और ज़वाल की। जाहिर है कि अब अगर उर्दू को सपोर्ट करना है तो उर्दू पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, उर्दू को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और उसके लिए मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि उर्दू का जो अच्छा लिटरेचर है उसका तर्जुमा हिंदी में किया जाए ताकि लोगों तक पहुंचे, और काफ़ी कुछ काम इस एरिया में हो रहा है। अच्छे अच्छे जो नॉवेल्स हैं, एक रीसेंट एग्जाम्पल है शमसुर रहमान फारूकी साहब की, बहुत ही मास्टरपीस नॉवेल है उनकी, कई चांद थे सरे आसमां। ये नॉवेल 2005 में पहली बार छपी थी उर्दू में और उसके बाद 2010 में उसका हिंदी वर्जन छपा और 2013 में अंग्रेजी का वर्जन, जो कि ऑथर ने खुद अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया था, मिरर ऑफ ब्यूटी के नाम से ये छपा है। तो मेरे ख्याल में ट्रांसलेशन के इस काम को और बड़े पैमाने पे किए जाने की ज़रूरत है ताकि आवाम को उर्दू पढ़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि आम तौर पे लोगों को उर्दू से लगाव तो है लेकिन उर्दू स्क्रिप्ट न जानने की वजह से वो उर्दू को पढ़ नहीं पाते हैं, उन तक उर्दू की खूबसूरती नहीं पहुंच पाती है। शुक्रिया कबीर साहब। तो ये मुद्दा हम लोगों ने ऐसा पकड़ा है कि इस पे बड़ी तवील बातचीत हो सकती है, लेकिन हम लोग आपसे, आप तीनों से एक एक गजल या नज्म जो आप सुना चाहें वो भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि इससे मजा दुगना होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक एक सवाल आपसे और पूछूंगा और मुख्तसर कमेंट आप लोग अगर दे सकें। तो रिजवी साहब आपकी तरफ आता हूं कि ये गलत फहमी है शायद कि उर्दू जबान जो है ये खूबसूरत गजल नज्म की जबान है, पोइट्री की जबान है। तो मैंने तो मिर्जा रुस्वा को अंग्रेजी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन, और फरतुल एन हैदर, इस्मत चुगताई, शौकत थानवी, इनको देवनागरी में बिना ट्रांसलेशन के पढ़ा है। तो इस पे कुछ आप बताना चाहेंगे कि ये
प्रोज और पोएट्री दोनों में बहुत आगे है। इस पे शायद कुछ आप बोलना चाहिए। जी, जहां तक पॉपुलैरिटी या मकबूलियत का सवाल है उर्दू की, तो एक तो जो रिसेंटली मैंने एक सर्वे देखा, उसके अकॉर्डिंगली उर्दू इज द 11th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ ग्रुप्ड टुगेदर विद हिंदी इट इज द 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। तो ये अपने आप में बहुत ही हौसला अफजा स्टेटमेंट है या सर्वे है। रहा सवाल इसका कि अगर हम प्रोज और पोएट्री यानी नस्र और नज़्म में इसको डिवाइड करके देखें कि पॉपुलैरिटी कहाँ कितनी है, तो जो मेरा जाती तजिया है वो ये कि अब से अगर हम लगभग 50-60 साल पीछे चले जाएं, जबकि उर्दू के रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट के जानने वालों की तादाद ज्यादा थी आज की बनिस्बत, तो उस वक्त कोई ऐसा डिस्टिंक्शन, ऐसा फर्क नहीं था। अपनी अपनी लाइकिंग की बात थी कि किसका रुझान नस्र की तरफ, प्रोज की तरफ ज्यादा है, किसका पोएट्री की तरफ। क्योंकि बड़े बड़े नाम प्रोज में भी आपने भी कई नाम गिनाए, बहुत सारे नाम है, शिबली नोमानी है, अल्ताफ हुसैन अली है, गालिब का भी काफी कंट्रीब्यूशन नस्र में प्रोज में है। और अभी अगर हम समाज को नजदीक से देखना और उस पर लिखने वालों की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने उर्दू नस्र में बहुत बड़ा काम किया है। हकीकत में आज भी वो पूरी तरह से वो तमाम बातें, जो तमाम उनके अफसाने और स्टोरीज और नॉवेल्स, वो सब आज भी उतनी ही उनकी एप्लीकेबिलिटी है जितनी उस दौर में थी। तो जैसा मैंने अर्ज किया, इसका ताल्लुक रस्मुल खत से ज्यादा है, स्क्रिप्ट से। पोएट्री में उसका इतना रोल नहीं रह जाता क्योंकि कंटेंट बहुत ब्रीफ होता है पोएट्री का। बहुत जो बात कहना चाह रहा है कहने वाला, तख्लीक़कार, शायर, वो मुख्तसर तरीके से छोटी सी नज़्म में या गजल में अपनी बात कह देता है और सुनने वाले को उनको चंद मिनट में वो पूरी तरह महसूस होता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है। आज का जमाना यूं भी ऐसा है कि लोगों के पास वक्त कम है और वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं हर चीज। तो ये बेसिक वजह है। इसके अलावा फिल्मी गानों का एक बड़ा रोल है इसकी पॉपुलैरिटी को में इजाफा करने में, क्योंकि ज्यादातर गाने उर्दू के अल्फाज को लेके या उर्दू शायरी के अंदाज पे ही हुए हैं, खासतौर पर 70s में, 80s में या उससे पहले। एक और वजह है, वो है मुशायरे, जो पिछले 3-4 डिकेड्स में जिनकी मकबूलियत अवाम में बहुत बढ़ी है। ये एक अलग बात है, वो फिर किसी दिन किसी मौजू पे बात होगी कि मुशायरों की भी रंगत कैसी बदलती गई। लेकिन मुशायरों का बड़ा रोल है पोएट्री को या नज़्म की लाइकिंग में ज्यादा तादाद में लोगों के रहने की जो एक वजह अगर हम कहें। जी। अब एक बात ये कि 2 मिनट और लूंगा जी। मकबूलियत या पॉपुलैरिटी क्यों है इतनी उर्दू की। अगर हम इन जनरल बात करें तो उसकी एक खास बात यह है कि उर्दू का दामन बहुत वसी रहा। जहां तक वोकेबुलरी का सवाल है, उर्दू में इस बात के लिए कभी एक शिद्दत नहीं रही कि हम हर एक लफ्ज का कोई उर्दू वर्जन बना। तो उर्दू में हर एक जुबान के जो भी आसान अल्फाज मिलते गए उनको उर्दू अपने दामन में डालती गई। ये उर्दू की जो शीरीनी और मिठास है उसके पीछे एक ये बड़ी वजह है। अब अगर हम उर्दू में गजल की बात करें तो गजल में एक बड़ा कमाल ये है कि बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में बहुत बड़ी बातें कह दी जाती हैं। यूं तो अगर उसकी एक एकेडमिक डेफिनेशन पे जाएं तो वो ये है कि गजल से मुराद है अब महबूब से गुफ्तगू करना। लेकिन मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। न सिर्फ ये कि आज गजल की रूप और रंगत बदल गई, बल्कि पहले भी, यहाँ तक कि अगर हम पर्शियन गजल में भी चले जाएं, क्योंकि गजल के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन फारसी जुबान का है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
पिछले कई सदियों से वहां पर बड़ी अच्छी गजलें कही जाती रही हैं, खासतौर पर रूहानियत में, आध्यात्मिकता में। तो गजल का भी दामन बहुत वसी है, उसमें न सिर्फ ये कि रोमानी गजलें हैं, बल्कि उसमें जिंदगी का फलसफा है, रूहानियत है, समाज में हो रही इनइक्वालिटीज है, नाइंसाफी है, उन सब पे शायर बहुत खुल के कहता है और लोग उसको बहुत अच्छी तरह से उसको पसंद करते हैं। जी, तो ये एक आपने बड़ी बात कही कि उर्दू ऐसी जदीद जबान है कि इसमें तरक्की का जो जज्बा रहा तो दूसरी भाषाओं के शब्द आते रहे इसमें टू स्ट्रेंथन इट, और रूमानी, रूहानी, इनकलाबी सब पहलू रहे। तो मैं श्रीवास्तव साहब की तरफ आऊंगा कि ये जो इनकलाबी पोइट्री पैदा हुई उर्दू में, तो इसका क्या रोल रहा हमारी आजादी की लड़ाई में? बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि आजादी के समय ही ये एक तरक्की पसंद शायरी का दौर चढ़ा। तो तरक्की पसंद शायरी और आजादी की लड़ाई करीब करीब एक ही चीज थी, वो हो गई थी। उसमें आप देखिएगा कि जो हमारे नारे थे वो भी सब उर्दू में हैं। जो जैसे इनकलाब जिंदाबाद, ये सबके दिमाग पे अच्छा बैठ गया। और बहुत सारे नारे जितने हैं सब उर्दू से ही निकले। और तरक्की पसंद शायरी में सोशलिज्म का भी बड़ा पैठ थी उसके अंदर, तो वो भी उस दौर में बहुत पब्लिक के दिमाग में हावी रहा। तो उसने भी सबको आज़ादी, सोशलिज्म और तरक्की, ये तीनों चीजें मिलजुल के हुई, जो सब उर्दू की जमीन पर ही ज्यादा पली। तो ये जो है सज्जाद ज़हीर और इस तरह के लोग जो थे, इन लोग ने इसको बहुत बढ़ाया। जी, इत्तेफाकन कहिए या खैर हम लोग हैं तो जूम पे, लेकिन चारों हम लोग यहाँ लखनऊ में ही बैठे हैं, इसलिए इससे पहले कि आप लोग को नज़म या गजल सुनाने को कहूँ, लखनऊ पे थोड़ी बात हो जाए। और ऐसा शायद मानते हैं लोग कि दिल्ली की जो शायरी थी दबिस्ताने दिल्ली, वो ऑस्टियर, चेस्ट, डिग्निफाइड रही, जबकि ये लखनऊ का तुर्रा ये कि थोड़ी कॉन्वल्यूटेड, फ्रिवलस, सेंसुअल, इवन डिकेडेंट, ऐसा मानते हैं लोग। तो ये शुरुआत हुई, जैसे शायर मसफ़ी साहब का नाम लिया आपने, उन्होंने नाम ही दिया इसको, और इंशा, जुर्रत, रंगी, और बाद में मजाज, जोश, अमीर मीनाई। तो के अहदे पीराना सरी में क्यों न शीरी हो सुखन, बचपने में मैंने चूसी है ज़बाने लखनऊ। और मजाज साहब ने कहा था ना कि हर समते एक हुजूमे निगारान लखनऊ, और मैं एक शोख गजल ख्वान लखनऊ। तो दबिस्तान लखनऊ पे आप कुछ बोलना चाहेंगे कबीर साहब? देखिए, आपने जो लखनऊ की बात की, दिल्ली की जबान जरा ज्यादा शाइस्ता मानी जाती रही है और लखनऊ में शोखी ज्यादा है। तो इसका एक मुझे एक वाकया याद आ गया जो लोगों में काफी मशहूर है, कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में नोकझोंक चलती रहती थी। और दिल्ली वालों ने एक बार एक मिसरा लखनऊ वालों को लिख के भेजा कि इस पे गिरह लगाइए, और वो मिसरा था कि रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं। तो इसका जवाब लखनऊ वालों ने लिख के भेजा कि सुना है कि दिल्ली में उल्लू के पट्टे रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं।
तो ये जो एक मिजाज की शोखी जो लखनऊ का खासा है वो आपको इस वाक़े से मालूम हो गया होगा। और लखनऊ में जाहिर है कि लखनऊ में जो शायरी को एक सपोर्ट मिला लखनऊ की रॉयल्टी से, और वो शायद उतना और जगहों पे नहीं रहा। शायरी या जबान को परवान तभी मिलती है जब उसको सरकार की तरफ से या हुक्मरान की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। तो लखनऊ में वो चीज़ रही। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह खुद एक शायर थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो यही वजह रही है कि लखनऊ में उर्दू को एक अच्छा डेवलप होने का मौका मिला। शुक्रिया कबीर। सो अब हमारे व्यूअर्स जरूर आप लोगों से कुछ सुनना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले दरखास्त है हमारी श्रीवास्तव साहब से कि अपने कलाम से हमें नवाजें। क्या आपने मेरा नाम पुकारा? कुछ आवाज कट गई थी। नहीं, आप पे भी आएंगे। अभी श्रीवास्तव साहब को दरखास्त की है। जी बेहतर बेहतर। तो आप जैसा कि पहले राजा लोग पूछते थे ना कि उसमें कि भाई कुछ सुनाओ, तो वो कहते थे कि मैं जग बीती सुनाऊं कि आप बीती सुनाऊं। तो वो सवाल भी है, और शायद आपका इशारा कि मैं अपना ही कुछ लिखा हुआ सुनाऊं, ऐसा है। जी, ठीक, चूंकि आप अच्छा लिखते हैं तो अपना सुनाएंगे, तो हम अगर दूसरों को सुनाने वाले तो हमारे जैसे बहुत हैं। तो अभी हाल में ऐसा मैं बहुत ज्यादा मेरा उर्दू में दखल इनफैक्ट रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हुआ है। पहले इतना नहीं था। ऑफ कोर्स लखनऊ से हूँ तो माहौल में था, तो थोड़ा बहुत वाकई तो शुरू से थी, पर रियल है तो बहुत ज्यादा नहीं लिखा है मैंने। एक अभी ये क्योंकि जब से ये हुआ, ये लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो एक ये दिल्ली से बम्बई से बहुत सारे सब मजदूर लोग, सबको वहां पे घरों उनके सब आमदनी बंद हो गई और सबको आना पड़ा। तो काफी हैरत अंगेज चीज मैंने देखी कि लोग इतने बुरे हाल हो गए, फिर भी एक हिम्मत नहीं छोड़ी उन्होंने, और वो अपने सब लेके पैदल हजारों मील का सफर पे अपने बीवी बच्चों को लेके वो चल पड़े। तो उसको देख के मैंने एक वो लिखा था, एक नज्म लिखी थी। तो ये कुछ हम लोग की फिलॉसफी से भी कंसर्न है, क्योंकि आदमी चाहे कितनी भी दुश्वारियों में पड़ा जाए, हमेशा सोचता है कोई ना कोई रास्ता मालिक निकाल ही देगा, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। इसको लेके आगे वो बढ़ते हैं। तो इस पर मुझे चकबस का शेर याद आया, तो वो सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी नज्म सुना देता हूँ। इरशाद। तो चकबस ने जब राम का जो वनवास होता है तो उसके बारे में एक सीन लिखा था। तो वो सीनियर चकबस जो थे, ब्रिजनारायण चकबस जो थे, कि तो उसमें कौशल्या बहुत दुखी हैं, रो रही हैं कि भाई तुम ये कैसे ये लोग ये जाएंगे और वन में कैसे रहेंगे। तो राम उसको समझाते जब हैं तो कहते हैं, शायद खिजां से शक्ल आया हो बहार की। क्या बात है। शायद खिजां से शक्ल आया हो बहार की, कुछ मसलहत इसी में हो परवरदिगार की। क्या बात। तो ये जो एक हम लोग की सोच में कहीं अंदर बैठा हुआ, तो उसी को लेके मैंने जो चल रहा है, बंबई से चला है, अपने बीवी बच्चों को लेके सामान सिर पे रख के उसकी तरफ से ये नज्म कही है। तो छोटी सी है, तो वो सुना देता हूँ।
बढ़ चलो आगे कि हमको दूर जाना है अभी, बढ़ चलो आगे कि हमको दूर जाना है अभी, राह के कितने सराबों को हटाना है अभी। मजहबों के दाम हैं फैला दिए सैयाद ने, तोड़ कितने और बंधन पार पाना है अभी। हो रहे कंधे पे हैं सब आप अपने ही सलीम, हो रहे कंधे पे हैं सब आप अपने ही सलीम क्रॉस। मिल रहा हमको न कोई आस्ताना है अभी, हुक्मनामा रोज मिलता है नया शामो सहर, हुक्मनामा रोज मिलता है नया शामो सहर। जिंदगी तुझको भी तो हमको निभाना है अभी। भूख से हैं जाबलग जो काफिले सड़कों पे हैं, भूख से हैं जाबलग जो काफिले सड़कों पे हैं। ए मसीहा और कितना आजमाना है अभी। तो हौसला रखो रफीकों जंग लंबी है जरूर, हौसला रखो रफीकों जंग लंबी है जरूर। जुल्मतों के जाल से आगे ठिकाना है अभी, रायगां होने न देंगे आज का लंबा सफर। एक नया हिंदुस्तान हमको मिलकर बनाना है अभी, बढ़ चलो आगे कि हमको दूर जाना है अभी। शुक्रिया साहब। ये आपकी एम्पैथी जो है वो उर्दू के जरिए से कितनी खूबसूरती से आई है हम लोग के सामने, ये देखने वाली बात है। आपने खिजा और बहार की बात की तो मुझे फिराक का एक शेर याद आ गया कि सुना है बादे खिजा के हाथों चमन का दूना निखार होगा, असर से उस शोले तपा के कुछ और हुस्ने बहार होगा। तो रिजवी साहब अब आपका नंबर आता है, कुछ सुनाएं। जी सबसे पहले तो श्रीवास्तव साहब की खूबसूरत नज्म के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स दूं, क्योंकि इस मौके पर ये तो इसकी गुंजाइश तो है नहीं कि एक एक बंद एक एक शेर पर दाद दी जाए, वो तो फिर इसमें आवाजें टकराती हैं। इसलिए मैं उनको एक खूबसूरत नज्म के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और वही बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि उर्दू शायरी फकत रोमानी नज्मों गजलों का नाम नहीं है, बल्कि शायर उर्दू का बहुत सास है और जो कुछ आसपास हो रहा है उस सबको अपने कलाम में समोता है। मेरे साथ भी मामला यही है। श्रीवास्तव साहब तो अब जैसे उन्होंने फरमाया रिटायरमेंट के बाद उनके पास मोहलत है। मेरे साथ अभी मुझे वो मैसर नहीं है। कभी मोहलत के लम्हात होते भी हैं तो वो सुकून और वो उस तरह की यकसुई और फोकस जो चाहिए इस फील्ड में वो मैसर नहीं आता। जैसे कभी कभी कुछ कलाम हो जाता है। मैं एक अपनी पुरानी गजल के चंद अशार सुनाता हूँ। अपनी बातें रहे तिश्नगी अपनी सबसे छुपाते रहे, आबरू में कदे की बचाते रहे। और उसको आना न था वो न आया कभी, उसको आना न था वो न आया कभी, रह गुजर को मगर हम सजाते रहे। कुएं जाना नहीं ना सही गम नहीं, कुएं जाना नहीं ना सही गम नहीं, याद जाना से दिल को लुभाते रहे। वो नजर वो अदा वो सदा नगमगी, वो नजर वो अदा वो सदा नगमगी, याद करते रहे गुनगुनाते रहे। हर कदम पर नया कोई तूफान था, हर कदम पर नया कोई तूफान था, आशियां फिर भी अपना बनाते रहे। और आखिरी शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं कि अक्ल वाले बहुत हमको रोका किए, अक्ल वाले बहुत हमको रोका किए, जश्न दीवानगी हम मनाते रहे, जश्न दीवानगी हम मनाते रहे, तिश्नगी अपनी सबसे छुपाते रहे। बहुत शुक्रिया। बढ़िया कहा, बहुत बहुत बढ़िया।
तो कबीर साहब, अब आप तक आते हैं और आपको सुनने के लिए सब लोग बेताब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं खुले दिल से तारीफ करना चाहता हूँ प्रताप श्रीवास्तव साहब की नज़म की, और रिजवी साहब ने जो ये गजल पेश की, बहुत ही आला दर्जे की शायरी दोनों हजरात की रही। मैं अपने कुछ 2-4 अशार पेश करूंगा। उसके पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उर्दू आवाम में बहुत पॉपुलर हो चुकी थी और बहुत पहले, मतलब अगर आप कबीर दास जी की दोहावली देखें, कबीर दास जी सन 1456 में पैदा हुए थे। उनकी दोहावली में आपको एक गजल भी मिलेगी जो शायद बहुत लोगों को पता ना हो। उस गजल को थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो इस तरह है कि हमन है इश्क मस्ताना को होशियारी क्या, या जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर, फिर हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या, न पल बिछड़े पिया हमसे न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागा है हमन को बेकरारी क्या, कबीरा इश्क आता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सर बोझ भारी क्या। तो इससे मतलब ये पता ये लगता है कि उर्दू आवाम में काफी कुछ रच बस गई थी और आम बोलचाल की जबान में काफी कुछ ये लोगों में पॉपुलर रही थी। सिर्फ ये है कि लिटरेचर में इसकी एंट्री थोड़ा सा लेट हुई। जहाँ तक उर्दू और हिंदी के बारे में अभी इंट्रोडक्शन में ही मणि साहब ने कहा था कि ये दो बहनें हैं ज़बानें, लेकिन समहाउ इनको एक दूसरे के मुकाबल पे खड़ा कर दिया गया कि जैसे कि इनके बीच में कोई मुकाबला हो रहा है। ऐसी कोई बात है नहीं। ये दोनों ज़बानें साथ साथ पैदा हुई हैं और साथ साथ पली बढ़ी हैं। ये बहनें ही हैं और इनका भी रिलेशनशिप और रिलेशनशिप्स की तरह है। तो एक रिलेशनशिप्स पर मैंने 2-4 अशार लिखे थे, वही पेश करता हूँ। अर्ज है कि गलतियां हो गई दोनों तरफ, अब क्या किया जाए। ये मतलब इंडिविजुअल्स की रिलेशनशिप हो या लैंग्वेजेस के रिलेशनशिप हो या कम्युनिटीज के रिलेशनशिप हो, सभी पे लागू होता है कि गलतियां हो गई दोनों तरफ, अब क्या किया जाए, पिए एक दूसरे का खून या संग संग जिया जाए। वाह वाह, क्या बात है। दिए हैं जख्म दोनों ने तो आगे रास्ते दो हैं, दिए हैं जख्म दोनों ने तो आगे रास्ते दो हैं, कुरेदा जाए या जख्मों पे मरहम रख दिया जाए। चली अल्फाज की तलवार टुकड़े कर दिए दिल के, चली अल्फाज की तलवार टुकड़े कर दिए दिल के, बिखरने दें कि इन टुकड़ों को रो रो कर सिया जाए। और आखिरी शेर है कि ये हिंदी और उर्दू एक दूजे की है परछाई, ये हिंदी और उर्दू एक दूजे की है परछाई, जहां भी जाए दीपक रोशनी भी शर्तिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कबीर साहब। तो इससे पहले कि हम लोग इस प्रोग्राम को के एंड पे पहुंचे, मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि उर्दू आप देवनागरी में पढ़िए और स्क्रिप्ट से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है और आपको बहुत लुत्फ आएगा। तो बहुत शुक्रगुजार हूं मैं श्रीवास्तव साहब का, रिजवी साहब का, कबीर साहब का कि आपने अपना वक्त दिया इस प्रोग्राम के लिए।
और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कमेंट अगर दें कि हम लोग इस प्रोग्राम को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या आपके सामने ला सकते हैं। और जल्दी ही पब्लिक कैफे में उर्दू है मेरा नाम का दूसरा पार्ट लेके हम आपके सामने मुखातिब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।